गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। दोस्तों आज हम 19 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का हमारा पहला न्यूज़ है कि बुकर पुरस्कार के लिए जो शॉर्टलिस्ट घोषित किए गए हैं इस बार उसमें महिलाओं का दबदबा रहा है। ओके, जो बुकर पुरस्कार 2024 शॉर्टलिस्ट घोषित किया गया है उसमें महिलाओं का रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व रहा है, यानी कि 6 शॉर्टलिस्ट लोगों की सूची है जिसमें से 5 जो है वो महिलाएं इस बार हैं। ठीक है, ओके समझते हैं। चलिए 2024 बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट घोषित की गई जो कि 55 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जो कि 6 में से 5 जो है वो लेखिकाएं जो है महिलाएं हैं। 2024 जो बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट आई है उसमें से 6 में से 5 जो है इस पर महिलाएं हैं। ऐसा 55 साल के इतिहास में ये पहली बार ये क्षण जो है वो दर्ज हुआ है। ओके, देखिए शॉर्टलिस्ट जो 5 में से 6 महिलाएं हुई हैं वो अलग अलग देशों की हैं। ओके, जैसे 5 अलग अलग देशों की लेखक महिलाएं जो शामिल हैं जिनमें पहली बार जो है नीदरलैंड को भी प्रतिनिधित्व किया गया है, यानी कि पहली बार जो है नीदरलैंड से भी किसी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओके, देखिए इस सूची की बात करें तो इस सूची में पूर्व महिला पुरस्कार विजेता एनी माइकल्स, अमेरिका की लेखिका पर्सिवल एवरेस्ट और ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को इसमें शामिल किया गया है। बुकर पुरस्कार जो है वो हर साल प्रदान किया जाता है और हर साल जो है अंग्रेजी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ फिक्शन कृति के लिए दिया जाता है। जो भी कृति फिक्शन कृति जो है अंग्रेजी में लिखी गई है उसके लिए ये प्रदान किया जाता है, जो कि जो बुक जो है वो जो ये बुक है वो यूके और आयरलैंड में प्रकाशित होती है। जो ये बुक जो है इंग्लिश में लिखी गई है ये यूके और आयरलैंड में जो है ये प्रकाशित होती है। जो शॉर्टलिस्ट किए गए लेखक हैं, जो प्रत्येक शॉर्टलिस्ट किए गए लेखक जिन्हें जो शॉर्टलिस्ट में है उन्हें 2500 यूरो इन्हें इनाम राशि के रूप में मिलते हैं और जो विजेता होगा उसे 50,000 यूरो जो है वो प्रदान किए जाएंगे। अब ये जो घोषणा है इसके शॉर्टलिस्टों की विजेताओं की 12 नवंबर 2024 को जो है वो की जाएगी। ओके, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था कि नीदरलैंड से पहली बार की कोई एक नाम है जो प्रतिनिधि के रूप में उसमें चुना गया है, तो देखिए उनका नाम क्या हो जाएगा। उनका नाम हो जाएगा येल वैन डेर उडेन। कौन? येल वैन डेर उडेन। ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। नीदरलैंड से 2024 बुकर पुरस्कार के लिए किस लेखक को चुना गया है जो पहली बार देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? येल वैन डेर उडेन को इस बार पहली बार नीदरलैंड से चुना गया है। ओके, अब देखिए जो शॉर्ट लिस्ट हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। पर्सिवल एवरेस्ट जो कि यूएस की हैं, समंथा हार्वे ये भी यूके की हैं, रेचल कुशनर जो कि यूएस की हैं, एनी माइकल्स ये कनाडा की हैं, चार्लोट वुड ऑस्ट्रेलिया की हैं और येल वैन डेर उडेन ये नीदरलैंड के हैं। ऐसे करके 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसमें से 5 जो है इस बार महिलाओं को इसमें नामित किया गया है। ओके, तो बुकर पुरस्कार 2024 के शॉर्टलिस्टों की हमने सूची देख ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा न्यूज़ है आज का कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA जो का आयोजन जो है वो चेन्नई में शुरू किया गया। ठीक है, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ओके, देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना के दक्षिणी कमान द्वारा ये आयोजित AIKYA जो है ये चेन्नई में आयोजित होने वाला है और ये 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। ठीक है, ये 2 दिवसीय जो आयोजन है AIKYA का जो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो है आपदा की तैयारियों को बढ़ाना और प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोगों को मजबूत करना है। मतलब कि जो भी उस आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनके सहयोग को मजबूत करना है, उन्हें सुरक्षापूर्वक उस आपदाओं से बाहर निकालना है। ठीक है, अब देखिए संगोष्ठी में
जो आपदाएं होंगी चर्चा के लिए, उसमें सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग, चक्रवात और हाल की आपदाओं जैसे समकालीन मुद्दों पर जो है यहाँ पे चर्चा की जाएगी। ओके। ये अभ्यास AIKYA के माध्यम से बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए ज्ञान के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और रणनीतिक योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि ज्ञान का आदान प्रदान कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना के बीच ये दोनों इन आपदाओं पर जब चर्चा की जाएगी तो दोनों तरफ से विचार रखे जाएंगे कि आप अपना विचार रखिए, इस पर कैसे बेहतर तरीके से निपटाया जाए, इसे आप रखिए। तो वही उनके विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, उनके आइडियाज़ का आदान प्रदान किया जाएगा ताकि बेहतर रणनीति और योजना बनाई जा सके। ठीक है। तो ये आयोजन AIKYA का कहाँ किया जाएगा? तो AIKYA आयोजन जो कि 2 दिवसीय आयोजन है और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? चेन्नई में। ओके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा चेन्नई में। ठीक है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए आज का हमारा अगला न्यूज़ है कि मनीष तिवारी के जाने के बाद, जब मनीष तिवारी इस्तीफा दिए हैं तो मनीष तिवारी के जाने के बाद समीर कुमार को अमेजन इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है कंट्री मैनेजर अमेजन इंडिया का? तो समीर कुमार को। 25 साल से अमेजन में काम कर रहे समीर कुमार को मनीष तिवारी के इस्तीफे के बाद अमेजन इंडिया का कंट्री मैनेजर जो है नियुक्त किया गया है। इन्होंने अमेजन इंडिया में 25 साल के अपने कार्यकाल को पूरा किया और इस बार जो है उन्हें जो है वो मनीष तिवारी के इस्तीफे के बाद जो है अमेजन इंडिया का कंट्री मैनेजर जो है वो नियुक्त किया गया है। ये 1999 से अमेजन के साथ जुड़े हुए हैं और 2013 में Amazon.in को लॉन्च करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। Amazon.in जो कि 2013 में जब लॉन्च हुआ तो इनको लॉन्च करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। ये 1 अक्टूबर 2024 से Amazon इंडिया के जो कंट्री मैनेजर के रूप में ये अपना पदभार संभाल लेंगे और इससे पहले मतलब कि अभी तो मान लीजिए 1 अक्टूबर से पद संभालेंगे, इससे पहले उनकी जो जिम्मेदारियां थी जिन देशों की, जैसे कि पश्चिमी एशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में की जो इनकी जिम्मेदारियां दी गई थी, इस जिम्मेदारियां को वो कंट्री मैनेजर के साथ साथ इसे जारी रखेंगे। ओके। देखिए मनीष तिवारी जिन्होंने अभी इस्तीफ़ा दिया है उनका कारण है इस्तीफे का उनका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि भाई अब यहाँ से इस्तीफ़ा दिया जाए और नए अवसरों की तलाश की जाए। ठीक है। देखिए मनीष तिवारी जो 8 साल से अधिक समय से अमेजन इंडिया के साथ ही जुड़े थे, 8 सालों से मनीष तिवारी अमेजन इंडिया के साथ जुड़े रहे, लेकिन नए अवसरों के तलाश के कारण ये जो है अक्टूबर में अपना इस्तीफ़ा जो है कंपनी को दे देंगे। ओके। तो नया अमेजन इंडिया का कंट्री मैनेजर कौन हो जाएंगे? तो समीर कुमार जो है वो नए कंट्री मैनेजर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। ओके। ठीक है। अमेजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्थापना 1994 में किया गया। संस्थापक जेफ बेजोस, मुख्यालय इसका US है, कार्यकारी अध्यक्ष भी जेफ बेजोस हैं और अध्यक्ष और CEO हैं एंडी जेसी। ओके। ठीक है। समझ में आया यहाँ से कि मनीष तिवारी के बाद जो है समीर कुमार को अमेजन इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे न्यूज है हमारा आज का कि वित्त मंत्री NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगे। देखिए 2024-25 का जो बजट पेश किया गया, उस बजट में जो घोषणा की गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, ये उसी घोषणा के बाद NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ जो है ये करने वाली है। ठीक है। अब NPS वात्सल्य योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की ये अनुमति देता है। जो वात्सल्य योजना है वो पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो क्या कहता है कि निवेश करने की अनुमति देता है।
जिससे जो होगा क्या कि मान लो आप लंबे समय तक जो है वो धन संचय कर सकेंगे, और जो संचय धन है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें ब्याज के रूप में लाभ मिलेगा। ओके, अब इसमें हम कैसे अपना योगदान कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें जो माता पिता हैं अपने बच्चों के नाम पर सालाना एक छोटी सी रकम जो है 1,000 रुपये से भी कम का निवेश कर सकते हैं, और अपने बच्चों के जो भविष्य है उसको बेहतर कर सकते हैं। यानी कि सालाना इसमें 1,000 से कम का भी हम निवेश कर सकते हैं। 1,000 से कम का निवेश करने का यहाँ पे एक आधार ये बनाया गया है कि जो भी भिन्न भिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ रहेगा। जब आप ईयरली जब आप सालाना 1,000 रुपये इस स्कीम में यूज करते हैं तो सीधी सी बात है, इसे हर प्रकार के मतलब लोगों के, हर प्रकार के तबके के लोगों के लिए इसे जो है वो बनाया गया है। ओके, इसका संचालन की बात करें तो इसका संचालन जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये योजना है, इस योजना का जो संचालन है जो है वो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जो है वो किया जाएगा। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ जो है दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इसे जो है वो रेखांकित किया गया है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो एनपीएस योजना है ये 1,000 से कम रुपए के सालाना निवेश के साथ जो है अपने बच्चों के दीर्घकालिक और बेहतर भविष्य के लिए एक आयोजित और सुयोजित रूप से इसे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एनपीएस वात्सल्य योजना जो कि इसका शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया जाएगा, और इसकी घोषणा जो है वो 2024-25 के वो केंद्रीय बजट में की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ है हमारा आज का कि ईडी ने जांच में तेजी लाने के लिए विशेष निदेशक को हटाया। ईडी ने जांच में तेजी लाने के लिए यह मामला कहाँ का है? तो ये कोलकाता के मामले से संबंधित है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सत्यव्रत कुमार को नया विशेष निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। अभी हाल में सत्यव्रत कुमार को जो है नया विशेष निदेशक जो है वो पूर्वी क्षेत्र का नियुक्त किया गया है। और सत्यव्रत कुमार की बात करें तो 2024 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, और पहले ईडी के ये पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय में विशेष निदेशक के रूप में भी कार्यरत थे। अब इन्हें पूर्वी क्षेत्र का जो है विशेष निदेशक बनाया गया है, लेकिन इससे पहले बात करें तो इससे पहले ये पश्चिमी क्षेत्र के विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे, और अब इन्हें पूर्वी क्षेत्र का विशेष निदेशक जो है बनाया गया है। बात करें हटाए जाने की तो पूर्वी क्षेत्र से सुभाष अग्रवाल को हटाया गया है, और सत्यव्रत कुमार जो है ये सुभाष अग्रवाल की जगह लेंगे, जिन्हें अब ये जो सुभाष अग्रवाल हैं इन्हें ईडी के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। समझ लीजिए, जैसे कि जो पहले सुभाष अग्रवाल थे ये पश्चिमी क्षेत्र में थे, तो ये सत्यव्रत कुमार जो थे ये पूर्वी क्षेत्र के निदेशक थे, तो यहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और पूर्वी क्षेत्र में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो सत्यव्रत कुमार को। और अब जो सुभाष अग्रवाल हैं इन्हें जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में इन्हें का स्थानांतरण जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, सत्यव्रत कुमार की पिछली भूमिकाओं में पूर्व ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के स्टाफ अधिकारी के रूप में भी ये काम किए हैं, और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओके, तो पूर्वी क्षेत्र की बात कर ले यहाँ से, तो ईडी ने पूर्वी क्षेत्र में जो है वो सत्यव्रत कुमार को जो है अपना नया विशेष निदेशक जो है वो नियुक्त किया है। बस इतनी याद रखिएगा किसकी जगह पे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष अग्रवाल की जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। ईडी इसकी स्थापना 1956 में की गई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा आज का कि भारतीय सेना ने
हिम ड्रोन एथॉन 2 और हिमटेक 2024 की मेजबानी जो है की है। भारतीय सेना द्वारा हिम ड्रोन एथॉन 2 और हिमटेक 2024 की मेजबानी की गई। ओके, भारतीय सेना 2 प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी कर रही है, जिसमें हिम ड्रोन एथॉन 2 और हिमटेक 2024 शामिल है। भारतीय सेना द्वारा 2 तरह की मेजबानी की गई, एक तो हिम ड्रोन एथॉन 2 की मेजबानी की गई और हिमटेक 2024 की मेजबानी की गई। हिम ड्रोन एथॉन 2 लद्दाख के वारीला दर्रे पर 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हो रहा है। हिम ड्रोन एथॉन 2 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो हिम ड्रोन एथॉन 2 जो है इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। लद्दाख के में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन और सत्यापन करना है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि हिम ड्रोन एथॉन 2 मतलब कि जो ड्रोने हैं उनका एक तरह से अभ्यास करना अधिक से अधिक ऊंचाइयों पे, मतलब कि 15,000 ऊंची ऊंचाइयों पे, जो उनकी उच्च ऊंचाई है, जो हाईएस्ट ऊंचाई है, वहाँ पे ड्रोन को अभ्यास करना और उस तरह के ड्रोन को डिज़ाइन करना जो है यहाँ पे स्वदेशी ड्रोन को डिज़ाइन करना यहाँ पे उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अब ड्रोनों में कौन कौन से ड्रोन शामिल होंगे? तो निगरानी ड्रोन, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, स्वार्म ड्रोन और FPV ऑपरेशन जो है ये शामिल किए जाएंगे 15,000 फुट से ऊपर ऊंचाई पे लद्दाख में। ठीक है, यह कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ सहयोग करता है और उसका उद्देश्य वैश्विक ड्रोन उद्योग में भारत की भूमिका को बढ़ाना है। ओके, ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है लद्दाख के वारीला दर्रे पे किया गया, जिसकी ऊंचाई जो है वो 15,000 फीट से भी अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PMBI और कोल इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन पर क्यों हस्ताक्षर हुआ? तो जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु जो है ये समझौता किए गए हैं। देखिए ठीक है, PMBI और कोल इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, PMBI और कोल इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका जो उद्देश्य है हस्ताक्षर का, कोल क्षेत्रों, चयनित अस्पतालों, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्दिष्ट अन्य उपयुक्त स्थानों पर जन औषधि केंद्र को खोलने के उद्देश्य से, ताकि लोगों तक जो है वो सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है ये समझौता किया गया है। समझौते का उद्देश्य देख लेते हैं। सस्ती दवाएं, सीधी सी बात है, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच को बढ़ाना और उद्यमिता के अवसर तो प्राप्त होंगे जब हर जगहों पे जन औषधि केंद्र बढ़ाए जाएंगे, तो वहाँ पे जो लोग रहेंगे उस औषधि केंद्र में, तो उससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा। यह परियोजना कोल क्षेत्र के क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। सीधी सी बात है, तो रोजगार तो मिलेगा ही। ठीक है, उद्देश्य हो गया इसका क्या? सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच कराना, यानी कि जन औषधि केंद्र कोल कर्मचारियों, निवासियों और परिवारों के लिए स्वास्थ्य खर्च कम करने में मदद करेगा। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज है आज का कि विनय कुमार सिंह की पुस्तक द 4 स्टेप्स ऑन नरेंद्र मोदी लाइफ का अनावरण किया गया। विनय कुमार सिंह की पुस्तक है द 4 स्टेप्स ऑन नरेंद्र मोदी लाइफ, जिसका अनावरण किया गया। ठीक है, कि अब किसने किया है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। विनय कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है द 4 स्टेप्स ऑन नरेंद्र मोदी लाइफ का अनावरण राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को इनका जन्मदिन था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जो है वो विनय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक जो है
फोर स्टेप्स ऑन नरेंद्र मोदी लाइफ का अनावरण जो है वो किया गया है। पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के 4 प्रयासों का विस्तृत विवरण जो है वो दिया गया है। ठीक है, 4 प्रयास जो मोदी जी की हत्याएं के लिए की गई है उसका इसमें विनय कुमार जी द्वारा विस्तृत विवरण जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम द 4 स्टेप्स ऑन नरेंद्र मोदी लाइफ, लेखक जो हैं विनय कुमार सिंह जी हैं। कब इसे लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में इस पुस्तक का अनावरण किया गया। इस पुस्तक में किस बात पे फोकस की गई है? तो बात करें तो पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की 4 प्रयासों का विवरण किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बुक, हमसे पूछेगा एग्जाम में, जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, हत्या के प्रयासों का अवलोकन करें अगर, तो न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए प्रयास, हत्या के 3 प्रयासों को न्यायालय के फैसलों द्वारा मान्य किया गया है। चौथा प्रयास भीमा कोरेगांव जांच के दौरान उजागर हुआ, जिसे 15,000 पृष्ठों की चार्जशीट द्वारा समर्पित किया गया है। ओके, ठीक है, तो विनय कुमार सिंह की पुस्तक है द 4 स्टेप्स ऑन नरेंद्र मोदी लाइफ, जिसका अनावरण नई दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का न्यूज है हमारा कि बोत्सवाना क्रिकेट प्रमुख को आईसीसी प्रमुख कार्यकारी समिति में एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ठीक है, देखिए बोत्सवाना क्रिकेट प्रमुख को, बोत्सवाना के जो क्रिकेट प्रमुख हैं उन्हें आईसीसी के प्रमुख कार्यकारी समिति के एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ठीक है, बोत्सवाना क्रिकेट प्रमुख के कौन थे? सुमोद दामोदर। कौन? सुमोद दामोदर, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की मुख्य कार्यकारी समिति में नए एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। ठीक है, टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो जो एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधियों की पदों की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, उसमें से एक के नाम पे दामोदर जी को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो है अमीरात क्रिकेट बोर्ड के मुबाशिर उस्मानी के पास ये पोस्ट था। अमीरात क्रिकेट बोर्ड के मुबाशिर उस्मानी के पास था, उसकी जगह पे जो है वो दामोदर जी को, सुमोद दामोदर जी को नियुक्त किया गया है। उन्हें जुलाई में आईसीसी बोर्ड के लिए चुना गया था और इस तरह ये पद खाली हो गया था। ठीक है, अब मुबाशिर जी जो थे, मुबाशिर उस्मानी के पास था ये पोस्ट। अब मुबाशिर उस्मानी जी को जो है वो आईसीसी बोर्ड के लिए चुन लिया गया। तो आईसीसी बोर्ड के लिए चुन लिया गया तो एसोसिएट प्रतिनिधि का एक पोस्ट खाली हो गया, तो उन 3 पोस्टों में से एक पोस्ट पर सुमोद दामोदर जी को नियुक्त किया गया है। ओके, अब इनके थोड़ा से कार्यकाल की बात कर लेते हैं। दामोदर जी शेष कार्यकाल तक सेवा करेंगे और 2025 में आईसीसी वार्षिक सम्मेलन के अंत में समाप्त होगा। इनका जो कार्यकाल है वो 2025 में समाप्त हो जाएगा। वे रसपाल बाजिया और उमर बट, वे रसपाल बाजवा और उमैर बट में शामिल होंगे, जिन्हें पिछले साल एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि बोत्सवाना क्रिकेट प्रमुख सुमोद दामोदर को जो है वो एसोसिएट क्रिकेट के एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तमिल की दिग्गज अधिकारा सीआईडी शकुंतला का निधन हो गया। जो तमिल की दिग्गज अदाकारा है सीआईडी शकुंतला, इनका निधन हो गया। देखिए सीआईडी शंकर 1970 में अपनी सफल भूमिका के बाद सीआईडी शकुंतला के नाम से मशहूर शकुंतला का बेंगलुरु में निधन हो गया। ये 84 वर्ष की थी और लंबी बीमारी से जूझ रही थी, तो 84 वर्ष की उम्र में इनका एक लंबी बीमारी से निधन हो गया। 1970 के दशक में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में इनकी लोकप्रिय मतलब कि इनकी अदाकारी अच्छी थी, लोकप्रिय अदाकारी थी। कैथी कन्नीरम और काई कोडूथा धीवम जैसी फिल्मों में डांसर के रूप में शुरुआत करने के बाद इन्होंने थाव पुल धौलवन और सिनेमा मैथियम जैसी प्रशंसित फिल्मों में जो है इन्होंने अभिनय किया है। वो 600 से ज़्यादा फिल्मों और 9 धारावाहिकों का ये हिस्सा भी रही हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे हुआ कि तमिल की जिन्हें CID शंकर के नाम से या CID शकुंतला के नाम से जाना जाता था, इनका जो है निधन हो गया। ओके दोस्तों, जो भी आज 19 सितंबर के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे, हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और शुक्रिया। जय श्री राम।